चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। कल ये रिएक्शन होमवर्क में थी आपको। MnO4 माइनस I माइनस गिव्स MnO2 I2 इन बेसिक मीडियम। इसको बैलेंस करना थी, बैलेंस की होगी तो दो पार्ट में पहले डिवाइड करिए। पहले एक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। तो पहली रिएक्शन क्या है, MnO4 कन्वर्ट इनटू MnO2। ये पहली रिएक्शन, इसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। +7 से ये +4 में गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किए। वो यहाँ लिखेंगे, ये गेन चाहिए। ये बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, एलिमेंट बैलेंस हो गए। Mn बैलेंस है, Mn इधर एक है उधर भी। अब इसमें बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम को जब बैलेंस करोगे तो इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। तो उसके अपोजिट 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने। ये बैलेंस हो गया, मतलब इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 2 है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड हो। ये ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए। अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने का रूल है कि इधर जितने आपने हाइड्रोजन किए, जितने इधर हाइड्रोजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल इधर प्लस करना है। ये 4H2 है, क्योंकि आपने इधर 4 हाइड्रोजन करे तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ये बेसिक मीडियम को बैलेंस करने का रूल है। और उतने ही OH माइनस, कितने OH माइनस, 4OH माइनस उस साइड ऐड करना है। ये रूल किसका है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। देखिए क्या किया हमने, Mn का +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट +4 गया, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, तो ये गेन करेगा। फिर यहाँ 4 ऑक्सीजन थी, यहाँ 2 ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो उधर 2 वाटर मॉलिक्यूल पहले प्लस हो, ये ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन एटम को बेसिक मीडियम में जब बैलेंस करते हैं तो इधर हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 4। तो इसके अपोजिट 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर, ये कर, और फिर उतने ही OH माइनस इधर ऐड कर, अपोजिट डायरेक्ट। अब इस रिएक्शन को पहले बदल लें, हाफ कर लें। पहले इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर है, 2 इधर है, तो पहले इनको बैलेंस कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H2O, उधर 2 है इधर 4 है, तो इसको 2H2O कर लीजिए। MnO4 माइनस ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसको अंडरलाइन करिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। यहाँ पर आपने क्या किया, MnO2 +4 ऑक्सीडेशन। ये वाटर मॉलिक्यूल तो कैंसिल होगा ना, इधर से इधर आपने 2 लिख लिया, उधर से 2H2O को हटा दिया, और फिर यहाँ क्या है, 4OH माइनस। ये पहली रिएक्शन आ गई, नोट कर लीजिए। पहली रिएक्शन, इसको हमने चेंज कर दिया, केवल इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे, MnO4 माइनस, फिर इलेक्ट्रॉन MnO2, उधर 4OH माइनस। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये सेकंड इक्वेशन, I माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये चेंज हुआ किसमें, I2। तो पहले तो इसको बैलेंस करें, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 और इसका 0। तो रिएक्शन को पहले एलिमेंट के बेस पर बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2I माइनस I2 बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, तो एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, तो 2 आयोडीन के
2 एक्सचेंज हुए होंगे। और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया ना। -1 से कहाँ चला गया, 0, तो इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो यहाँ किया। इसका फैक्टर 2 है, इसका फैक्टर 3 है। अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन करिए, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, और ये सेकंड इक्वेशन आपने बनाई, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कितने का होगा, 3 का। नोट करते चलिए। इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसके डिजिट का इस रिएक्शन में मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करें 2 का इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 4H2O, ये रिएक्शन बन जाएगी ऐसी। यहाँ से इसको सेपरेट कर लें, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई 4H2O, ये हो गया 2MnO4 माइनस प्लस 2 को इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। आगे बढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि अभी आयोडीन भी लिखना है बाद में, तो ये क्या हो गया 2MnO2, ये आ गया, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 8OH माइनस। अब इसको बीच में अरेंज करेंगे, आयोडीन में कितना का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस पूरी रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या हो गया 6I माइनस, ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये कितने हो जाएंगे 6। दोनों को अपन ने एक साइड ले लिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंटर पड़े, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको करेक्ट करिए। I-1 से 0 गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये इधर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें मल्टीप्लिकेशन कितने का है 3। ठीक है, तो ये हो गया 6I माइनस, फिर आगे चलिए, ये क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लिकेशन, तो 3I2, और ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कैंसल हो जाते हैं, बस ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। देख लीजिए, यहाँ देखिए 4H2, 8 हाइड्रोजन, तो उधर भी 8 हाइड्रोजन है, 2Mn, ये 2Mn। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, 4 यहाँ है 8 यहाँ है, टोटल 12 ऑक्सीजन है, 4 यहाँ है 8 यहाँ है 12, आयोडीन बैलेंस है, ये बैलेंस हो गए। बोर्ड पर से नोट करिए, ये कल होमवर्क वाली रिएक्शन थी, मैंने बैलेंस करवा दिया आपको, आप भी देखिए, आप चेक करिए कि आपने सही की या गलत। किसमें EMF ऑफ सेल, हेडिंग लिखिए EMF ऑफ सेल, इसकी स्टडी करेंगे। अब रेडॉक्स में बहुत सारे पॉइंट आपने स्टडी किए, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेप्शनल केस क्या थे, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा, रेडॉक्स के टाइप स्टडी किए। अब आता है EMF ऑफ सेल, सेल की स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे सेल क्या होता है। सेल एक सिंपलेस्ट यूनिट है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करें। तो सेल क्या है, एक डिवाइस है जिसमें केमिकल सब्सटेंस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम बोलते हैं सेल। अब EMF क्या होता है उस सेल के अंदर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट को फ्लो करने में जो फोर्स है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है, कहां से आता है, समझ। यहां पर जब हम स्टडी करेंगे तो सेल कौन सा स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रो केमिकल सेल।
अलग अलग इसके नाम है, कोई वोल्टेज बोलता है, कोई गैल्वेनिक सेल बोलता है। हम यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आता है कि इसमें केमिकल सब्सटेंस होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या आएगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी पहले डायग्राम की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है। यहाँ एक बीकर है, दूसरे साइड भी ये बीकर है, दो बीकर इसमें सेपरेट होते हैं। इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर भी सॉल्यूशन है, बीकर सेपरेट। इस बीकर के अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन है 1 मोलरिटी का, मतलब 1 मोल ZnSO4 डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये 1 मोलरिटी का मतलब है। 1 मोल ZnSO4 डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर मींस 1 मोलरिटी का इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कितने मोलरिटी का? वो भी एज इट इज 1 मोलरिटी का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब ZnSO4 के बीकर में एक रॉड डिप्ट है सॉल्यूशन के अंदर, और एक इसकी रॉड है Zn, मतलब ये क्या है? Zn सॉलिड है, इसमें डिप्ट है। दूसरी तरफ क्या है बीकर में? ये कॉपर की रॉड है, मतलब कॉपर सॉलिड है। यहाँ आपने ध्यान से देखा होगा कि ZnSO4 के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड भी, ठीक है। तो जिसका सॉल्यूशन होगा, जिस मेटल का सॉल्यूशन होगा, वो मेटल इस बीकर के अंदर गिफ्ट रहेगी सॉल्यूशन के अंदर। इनकी आपस में फिर रिएक्शन होगी, क्या होगी बाद में। अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, ये वायर के थ्रू कनेक्शन किया, ये वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। वन साइड सर्किट कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी सर्किट का कंप्लीट होना बाकी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक इसे ग्लास की ट्यूब लेते हैं, यू शेप ऐसे, ठीक है। इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर इनसाइड एक सेमी सॉलिड मिक्सचर फिलअप करते हैं। किससे प्रिपेयर करते हैं उसको? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को लेते हैं, साथ में क्या मिक्स करते हैं? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स किया। इसको हीट सप्लाई करेंगे, बॉइल करते हैं कुछ टाइम, और फिर इसमें मिक्स करते हैं अगर ये लेमिनेरिया एल्गी स्पीशीज की एल्गी है, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके और फिर से इसको बॉइल करते तो एक सॉलिड मटेरियल प्रिपेयर होता है जो इस ट्यूब के अंदर है। क्लियर? समझ में आ गया? KNO3 NH4Cl को मिक्स किया, अगर लेमिनेरिया स्पीशीज की एल्गी है, उसको मिक्स करके बॉइल करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और सॉलिड को यहाँ फिलअप करते हैं इसके अंदर। इसका नाम होता है साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? साल्ट ब्रिज, क्योंकि ये दोनों के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है और साल्ट का है, इसलिए इसका नाम रखा साल्ट ब्रिज।
ठीक है, पहले इसके डायग्राम को नोट करिए, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं। ये डायग्राम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो बीकर होते हैं, एक फर्स्ट, ये सेकंड बीकर, दोनों सेपरेट होते हैं। इधर यहाँ पर ZnSO4 का 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, उधर कॉपर सल्फेट का 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन। ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn की रॉड डिप्ट है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डिप्ट है। यहाँ वोल्टमीटर से दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट किया और बीच में इनके लगा हुआ है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज इस तरह प्रिपेयर करते हैं स्पेशल मेथड से, ठीक है। आगे बढ़िए, आप नोट करते हैं कि सेल में ये केमिकल सब्सटेंस है, कॉपर सल्फेट, ZnSO4, ये सारे केमिकल सब्सटेंस है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी करंट का प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फ्लो हो जाए तो समझ लेना करंट फ्लो हो जाए। तो किस तरह इसमें करंट फ्लो होता है ध्यान से समझ। ये जो जिंक की रॉड, पहले ये देखें कि इन सॉल्यूशन में क्या है। ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें कौन आयन होगा, Zn प्लस SO4 डबल माइनस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें तो आयन होते हैं, Zn पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। कॉपर सल्फेट भी जो सॉल्यूशन है वो किस में डिसोसिएट होगा, कॉपर 2 प्लस SO4 डबल माइनस। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर ये दो आयन है और इस सॉल्यूशन के अंदर ये दो आयन। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे। ये जो जिंक की रॉड है सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी क्योंकि ये मेटल है, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो जिंक की जो रॉड है ये जिंक सॉलिड, इसने सॉल्यूशन में डिप करते ही हमने सर्किट कंप्लीट जैसे ही किया तो जिंक की सॉलिड रॉड ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके डोनेट कर ये, और किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रिलीज कर, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ये मेटल या एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, वो रिलीज कर सकता है। ये 2 आयन उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रिलीज किया, डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट। अब Zn की जो सॉलिड रॉड थी वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगी, तो वो कहाँ जाएगी, जिंक की जो रॉड है उसमें जिंक आयन में कन्वर्जन किया तो वो तो सॉल्यूशन में जाएगी। क्यों, ये सॉल्यूशन में पहले से कौन बैठा है, Zn2 पॉजिटिव और SO4 डबल। तो ये Zn जो पॉजिटिव डाई पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हुआ है सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन में सल्फेट आयन जो नेगेटिव बैठा है उसके रिएक्ट होकर ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा। ये Zn2 SO4 डबल माइनस और किसमें कन्वर्ट हो गया है, ZnSO4। सॉल्यूशन सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि जिंक आयन के नंबर बढ़े तो सॉल्यूशन में सबको जाना पड़ेगा। ये आ गया ZnSO4 प्रेसिपिटेट। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जिंक की रॉड मेल्ट होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो मास के रेस्पेक्ट में कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सॉल्यूशन में जिंक आयन के नंबर इंक्रीज। दूसरा क्या होगा, अब ये जिंक आयन तो ZnSO4 का फॉर्मेशन कर गया, इन 2 इलेक्ट्रॉन की सोचे अब इनका जिंक आयन तो सॉल्यूशन में आ गया और ZnSO4 का फॉर्मेशन कर गया। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने रिलीज किए थे वो यहां से चले वायर के थ्रू, इधर से वोल्टमीटर के थ्रू होते हुए ये कॉपर के पास इधर आगे कॉपर रॉड के थ्रू। अब बताओ ये कॉपर की रॉड तो सॉलिड है ना, ये तो न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है।
तो ये जो कॉपर की रॉड है इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, ये कॉपर की रॉड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल रखती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं जो इधर आए। ये केवल मीडिएटर है, ये सप्लाई करेगी किसको? इस, क्योंकि ये कॉपर डाई पॉजिटिव आयन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ये गेन करेगा, तो ये इसको सप्लाई करेगा। कॉपर की रॉड कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर किस में बदल जाएगा? सॉलिड। अब ये कॉपर आयन जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो कहीं जाके डिपॉजिट होगा, और ये रूल है कि जो कॉपर आयन जिससे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर डिपॉजिट। बताओ ये कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन मिले कहां से? कॉपर आयन को तो इलेक्ट्रॉन मिले जिंक रॉड से, जिंक ने भेजे इधर सप्लाई कर, लेकिन ये कॉपर आयन जिंक को नहीं पहचानता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से उसको किससे मिले? कॉपर की रॉड से मिले। वो ये समझता है कि मेरे को कॉपर की रॉड में इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर आयन कॉपर की रॉड पर ही डिपॉजिट ऐसे। तो कॉपर की रॉड मास के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती है और सॉल्यूशन में से कॉपर आयन डिक्रीज होते हैं। क्लियर? इस तरह ये रिएक्शन। अब इसकी टोटल रिएक्शन की बात करें हम, टोटल रिएक्शन क्या होगी और कैसे इस टोटल रिएक्शन को एक्सप्लेन करें? बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट जिंक ने किया, तो जिंक बना डोनर। इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? कॉपर रॉड ने, तो कॉपर क्या बना? गेनर। मतलब गेन इसने किया है लेकिन कॉपर रॉड के थ्रू तो आए, तो इस साइड वाला इलेक्ट्रोड गेनर है और इस साइड वाला इलेक्ट्रोड डोनर है। ठीक, अब यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन, अरे जिंक में सॉलिड ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब इस टर्मिनल पर जिंक पर क्या हुआ? जिंक वाले टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है। मतलब जिंक की रॉड किसकी तरह काम करेगी? एनोड की तरह। आगे चलते हैं, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, इसने जिंक के जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई की वो 2 गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। तो इस कॉपर की रॉड पर क्या हुआ? रिडक्शन। और जहां रिडक्शन होता वो कौन बनेगा इसमें? कैथोड टर्मिनल। कैथोड टर्मिनल पर क्या हुआ? रिडक्शन। एनोड टर्मिनल पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? ये रिएक्शन है। अब इसमें ये देखें कि करंट का फ्लो किधर, क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसी का नाम सेल होता है। सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जिससे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर चले? इलेक्ट्रॉन चले फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और आपको ऐसा पता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो होता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर है, करंट का फ्लो कॉपर टू जिंक के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के करंट की डायरेक्शन। यहाँ लिख लेते, यहाँ पर क्या लिखे हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले? जिंक टू कॉपर। और फ्लो ऑफ करंट कॉपर टू जिंक, डायरेक्शन याद।
अब इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करना, कंप्लीट डिजाइन करना। देखो जिंक क्या है, जिंक डोनर है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना। जिंक पहले सॉलिड था, फिर डाई पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ, तो यहाँ लिखेंगे जिंक पहले सॉलिड था, फिर एक लाइन बनाएंगे, बाद में लिखेंगे कि जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूशन में चला गया, फिर ये साल्ट ब्रिज, ये ऐसे ऐसे 2 लाइन जो बनाते हैं वो साल्ट ब्रिज। उधर कौन है, उधर देखो कॉपर है। कॉपर पहले से कैसा था, कॉपर आयन के फॉर्म में था, 1 मोलरिटी में। ये किसमें चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड। ये इसकी डिटेल है। ये डोनर होता है, ये गेनर होता है, ये एनोड होता है, वो कैथोड होता है। और कैथोड टर्मिनल इसमें पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट होता है, और एनोड टर्मिनल इसमें नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। ये सारी चीजें आपको बोर्ड पर से नोट करना है, रिएक्शन को लिखना है, डायग्राम को बनाना है, फिर आगे बात करते हैं। अब हेडिंग आएगा आपको जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। अब ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है ये समझे। अभी तक हमने ये समझा कि सेल में करंट कैसे फ्लो होगा, ये तो आपको समझ में आ गया कि सेल के अंदर करंट फ्लो हुआ है, और केमिकल सब्सटेंस में आपस में रिएक्शन के थ्रू एक डोनर बना, एक गेनर बना, इलेक्ट्रॉन चलते रहे और करंट फ्लो। तो केमिकल मटेरियल से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस की, मतलब वोल्टमीटर में रिफ्लेक्शन आएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा। इसके यहाँ पर आप आउटर में कोई बल्ब वगैरह लगा दोगे तो वो अपने आप करंट फ्लो में। अब ये समझें ईएमएफ ऑफ सेल, ये ईएमएफ क्या होता है। इस पूरी यूनिट में ईएमएफ को ऐसा लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं इसको, ये डिग्री। अब ये है क्या, ई सेल, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ई नॉट सेल। अब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का होता है, मतलब सेल का तो ईएमएफ होगा, बट पहले समझे सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो इसके लिए अपन समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई, पहले फिजिक्स में चलेंगे, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस समझ के, और पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे उसके बाद फिर ईएमएफ ऑफ सेल आएंगे, क्योंकि दोनों में एक ही प्रोसीजर होता है। जैसे आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग स्पेस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंडिंग स्पेस इतने में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसकी इफेक्टिव, मतलब आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या एक्सपेरिमेंट करें, इधर से कोई प्लस क्यू चार्ज, कौन सा प्लस क्यू चार्ज, क्यू जीरो, मतलब ये टेस्टिंग चार्ज, क्या है ये टेस्टिंग चार्ज। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चीज समझने के बाद फिर हम इस पर आएंगे या इस डायग्राम पे आ जाएंगे, तो फिर समझ में आ जाएगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ रहे हैं, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो, जिसको आप V से रिप्रेजेंट करते हो फिजिक्स में, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। समझिए, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसका सराउंडिंग स्पेस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। उधर से हम लेकर के आते हैं प्लस क्यू चार्ज, उसको बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज, क्योंकि इससे टेस्टिंग करेंगे हम कि इसकी फील्डिंग कितनी है। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, जब तक ये यहाँ रहेगा, बताओ इसको कोई तकलीफ होगी इससे, नहीं, क्यों कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है,
और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है ही नहीं, तो इसको प्रॉब्लम क्या है? जब तक ये इसके फील्ड के आउटसाइड रहेगा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ना इसको प्रॉब्लम, इसको तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा। अब ये यहां से आगे चला, मान लो यहाँ इस पॉइंट पर ये प्लस क्यू टेस्टिंग चार्ज आप यहां से यहाँ, बताओ इतना आसान है इसको यहां से यहाँ? नहीं, क्यों कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? रिपल्सन फोर्स। क्या एक्ट करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, ये इसको आने नहीं देगा। बताओ, ये तो आने लगा, क्या होगा? कौन लाया इसको? इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क डन किया, इसको यहां से यहां तक ला, कितना किया होगा? अरे आपने वर्क डन उतना किया जितना ये इस पर रिपल्सन लगा था, उस रिपल्सन के अगेंस्ट ही तो वर्क डन कर दिया। तो सीधी समझाने की बात यह है कि अगर हम प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्लस क्यू टेस्टिंग चार्ज को इंटर करते हैं तो उन दोनों के रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। किया वर्क डन सर्किट के अंदर, ये सर्किट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी टेस्टिंग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इंटर करें तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जो आप वर्क डन करते हो उसका नाम पोटेंशियल और उसको पोटेंशियल डिफरेंस। शायद समझ में आ गया होगा कि जब किसी टेस्टिंग चार्ज को किसी प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इंटर करते हैं तो उनमें सेम चार्ज होने के कारण रिपल्सन फोर्स एक्ट होगा, और इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है इस सर्किट के अंदर उसको क्या बोलते हैं? वी, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ जाते हैं सेल में। भाई सेल में भी तो करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर चले, इधर आए दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन इधर आए तो दो प्लस चार्ज उधर गए होंगे ना, ये तो बैलेंस होगा ना पूरा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। दो इलेक्ट्रॉन इधर आए, करंट इधर चला, वापस से जिंक आया, आ गया यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज, ये आ गया इधर से इधर चल के प्लस क्यू चार्ज आया, एक आ गया, दूसरा आएगा। ये पहले वाला दूसरे वाले को क्या करेगा? अरे पहले वाला प्लस क्यू चार्ज जब इधर आया तो दूसरा प्लस क्यू चार्ज जब इधर आएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन फोर्स एक्ट करेंगे ना यहाँ जैसा। चलो आगे रिपल्सन फोर्स लगा तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट कौन वर्क करेगा? आप बैठे हो का सेल के अंदर? नहीं, एक प्लस क्यू चार्ज इधर आया, दूसरा प्लस क्यू चार्ज फिर आएगा तो प्लस क्यू चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन होगा। कौन वर्क डन करे इसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट? ये सेल करे। इसकी गरज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इधर, इलेक्ट्रॉनों को करंट को इधर उधर चला, तो यहाँ सेल वर्क डन करता है। सेल के अंदर क्या है? ये केमिकल एनर्जी है, वर्क डन कर। ये पॉजिटिव चार्ज दूसरा इधर आया, इसके रिपल्सन के अगेंस्ट सेल वर्क डन करता है। यहाँ पर वर्क डन किसने किया था? समझो फिर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें टेस्टिंग प्लस क्यू चार्ज आप लाए, रिपल्सन फोर्स हुआ, अगेंस्ट वर्क डन किया आपने, वर्क डन बाय अस, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस नाम देते। और यही काम प्लस क्यू चार्ज इधर आया, दूसरा प्लस क्यू चार्ज आएगा, दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा। ये सेल की कहानी, पर कहानी स्टोरी तो सेम है ना इसके जैसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सेम, स्टोरी दोनों की सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी वर्क डन का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सेल में भी आपने रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया, सेल ने किया। अब यहाँ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नाम नहीं बोलेंगे, इसकी रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी को मोटिव मोशन चलाने वाला, तो उसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ
सेल के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने वाला वर्क डन ही ईएमएफ ऑफ सेल। तो सर्किट में उसी ईएमएफ ऑफ सेल का नाम क्या करते थे आप? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों बात एक ही है, नाम दोनों के अलग है। नोट करिए इस कहानी में। सुनिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आएगी आपको, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन डाटा क्या है, और उन गिवन डाटा से आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे सेल का ईएमएफ पता है। जैसे Zn2 plus 2 electron convert into Zn solid। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये Zn सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। यहां पर दिया है उसने E0 जिंक इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ये गिवन डाटा रहेंगे, आप नोट करते चलिए। अगला डाटा फिर लिखते हैं। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में जब कन्वर्ट होगा तो उसका E0 कॉपर 0.34 वोल्ट होगा। ये न्यूमेरिकल के गिवन डाटा है। मतलब आपको सेल किसका दिया? जिंक और कॉपर का, मींस जो आपने अभी स्टडी। अब समस्या ये कि सबसे पहला दिमाग कहाँ चला? सबसे पहले दिमाग ये चलाना है कि उसने जिंक आयन डाई पॉजिटिव आयन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए बताया और फिर गेन करके सॉलिड में बदला। मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना तो रिडक्शन हुआ। मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे इसको? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, इसलिए इसके आगे क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल बोला? अरे भाई, जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए बताया उसने, जिंक को सॉलिड में बदला। मतलब जिंक डाई पॉजिटिव आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको इतना वर्क डन करना पड़ता है हमको, तब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये वैल्यू किसमें है? -0.76 वोल्ट। इसका मतलब न्यूमेरिकल में आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा और वो मटेरियल को इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए बताया। ये रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इतना होता है, फिर से आप टेबल में उठा के देखोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, बुक में टेबल दी हुई। अगला कॉपर किस में बताया? कॉपर भी डाई पॉजिटिव आयन बताया, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए बताया, कॉपर सॉलिड में बदला। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वही है ईएमएफ। E0 जो लिखते हैं कॉपर का ईएमएफ है। मतलब कॉपर डाई पॉजिटिव आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब इतना वर्क डन होता है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस कॉपर का ईएमएफ है, जिसका आपने स्टडी किया ईएमएफ ऑफ सेल। पता करेंगे दोनों का, सेल बनाएंगे फिर ईएमएफ पता करेंगे। मतलब ये भी क्या है? अरे ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए बताया ना। तो न्यूमेरिकल की सबसे पहली कंडीशन कि वहां रिडक्शन पोटेंशियल गिवन रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहली कंडीशन को नोट कर लीजिए कि न्यूमेरिकल में गिवन डाटा रिडक्शन पोटेंशियल के होना चाहिए। मींस इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए वो दिखाए तब मानना कि वो रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहली कंडीशन लिखिए, इन गिवन डाटा रिडक्शन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए इक्वेशन होना चाहिए। मिल गई। अब चलिए आगे बढ़े, सेल का ईएमएफ पता करें। तो सेल के ईएमएफ का पहले फार्मूला लिखूंगा यहाँ पर, फिर इधर सेल को डिजाइन करना है, किसको किधर रखें, कहाँ ले जाए। तो ईएमएफ ऑफ सेल, ये फार्मूला ध्यान से समझ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसा फार्मूला, बस ये यूनिवर्सल फार्मूला आपको यही लगाना है। ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, फार्मूले में देखिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसलिए साइन माइनस होता है, पोटेंशियल को प्लस नहीं करते। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका अंतर कितना है, डिफरेंस। ये मेन फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल होगा। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम की ये पता करना, बट राइट कौन है और लेफ्ट कौन है, तो इनमें से हम राइट लेफ्ट बनाए कि जिंक का इलेक्ट्रोड राइट बने कि कॉपर का इलेक्ट्रोड राइट बने। तो ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेटमेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें जिसका ईएमएफ कम होगा वो डोनर बनेगा। स्टेटमेंट लिख लीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इट इज डोनर। इन दोनों में जिसकी कंपेरेटिवली, दोनों की इक्वल नहीं हो सकती, अगर इक्वल होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, किसी ना किसी का ईएमएफ मिनिमाइज होगा, कम होगा, कम होगा वो डोनर बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब आप दिमाग मत लगाइए कि यहाँ जिंक को तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, हमें सेल में इसको डोनर बनाना पड़ेगा। उसने क्या बताया, उससे क्या लेना, वो तो अपनी इक्वेशन लिखेगा, रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। उस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देख के आपको पता लगाना है डोनर कौन बनेगा, गेनर कौन। तो यहाँ देखिए ईएमएफ किसका कम है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ी है, ये माइनस है, और यहाँ मैथमेटिक्स को यूज करना है, माइनस की वैल्यू छोटी होगी, मतलब जिंक डोनर बनेगा। तो सेल का डायग्राम बना, ये सॉल्यूशन है। इधर कौन होगा, ये जिंक होगा, जिंक क्या बनेगा, डोनर बनेगा। इधर कौन होगा, ये सॉल्यूशन, इधर कौन होगा, कॉपर, कॉपर क्या बनेगा, गेनर, जिंक क्या बनेगा, डोनर। बात समझ में आ गई भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। ईएमएफ की वैल्यू पहले चेक करिए, ईएमएफ जिसका मिनिमम है, दोनों में कंपैरेटिवली जिसका ईएमएफ कम है उसको डोनर बना दीजिए, ये डोनर, और डोनर इधर रहता है और गेनर इधर होता है। अभी सेल बनाया आपने, ये वोल्टमीटर, ये सब ये आलतू फालतू साल कर रही, ऐसे कनेक्ट हो गया, सेल बनी इस डाटा से। इसी डाटा को देख के मैंने सेल बनाया, जिंक को डोनर बना दिया और इसको गेनर, उस इक्वेशन को। क्लियर? अब ये बन गया, हमें डोनर गेनर से क्या मतलब, हमें तो राइट लेफ्ट से मतलब, तो बोर्ड पर आओ, राइट लेफ्ट अपने आप मिल जाए। ये क्या है, ये लेफ्ट, बोर्ड का लेफ्ट साइड है, ये राइट। राइट साइड कौन है, आप ही ने बनाया राइट, राइट साइड कौन है, कॉपर, कॉपर का ईएमएफ देखो कितना, 0.34 वोल्ट। और लेफ्ट कौन है, लेफ्ट तो जिंक है ना, जिंक का देखो माइनस 0.76 वोल्ट। ये दोनों की वैल्यू लिख दी, बस यही लेफ्ट राइट है, वहां ले जाके वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ई नॉट सेल, ध्यान से समझिए, राइट किसको बनाया आपने, अरे राइट तो कॉपर है ना, दिखता तो है, जिसका ईएमएफ ज्यादा होता है वो राइट होता, मतलब गेनर होता। ये 0.34 ये रख दी, माइनस माइनस 0.76, आंसर लाओगे ई नॉट से 1.10 वोल्ट, दोनों का टोटल कर दिया ये आंसर। तो इस गिवन डाटा से सेल का ईएमएफ पता करते हैं, जिस सेल की आपने अभी स्टडी, मतलब इस सेल का कितना वोल्टेज है, 1.10 वोल्ट का इसमें करंट फ्लो होता है। बात को नोट करिए, फिर कुछ अगली कहानी सुनाएंगे।